Hello student, today we will study the most important chapter of inorganic chemistry, that is coordination compound। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे फर्स्ट अपन समझेंगे एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, जैसा अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड जो ऐड करने से बनते हैं, मीन्स टू और मोर सॉल्ट को जो अपन सिंपली ऐड करते हैं तो उनके एडिशन से जो अपने को कंपाउंड मिलते हैं वो कहलाते हैं एडिशन कंपाउंड। व्हेन टू और more compounds are mixed in a fixed ratio and the obtain solution is evaporated, and the obtained solution is evaporated, then new crystal of substance is formed, known as addition or molecular कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड में क्या बता रहा है अपने को कि जब अपन टू और मोर कंपाउंड को एक फिक्स रेशियो में, एक स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और उससे जो सॉल्यूशन अपने को मिलता है उस सॉल्यूशन का इवेपोरेशन कराने से अपने पास जो नए क्रिस्टल मिलेंगे वो नए क्रिस्टल के कंपाउंड ही क्या कहलाएंगे, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए पोटेशियम सल्फेट के 1 मोल को अपन ने मिक्स किया एल्यूमिनियम सल्फेट के 1 मोल के साथ, और जब इसको अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इनके क्रिस्टलाइजेशन से अपने को जो एडिशन कंपाउंड मिलेगा वो एडिशन कंपाउंड कहलाएगा पोटास अलम। नेक्स्ट एग्जांपल है फेरस सल्फेट के 1 मोल को जब अपन अमोनियम सल्फेट के 1 मोल के साथ मिक्स कर वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो इसके क्रिस्टलाइजेशन से अपने को जो नया एडिशन कंपाउंड मिलेगा वो कहलाएगा मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है KCN के 4 मोल जब अपन मिक्स करते हैं FeCN का होल ट्वाइस के 1 मोल के साथ
तो अपने को जो एडिशन कंपाउंड मिलता है K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। लास्ट एग्जाम्पल है KCN की, जब 1 मोल को मिक्स किया AgCN की 1 मोल के साथ, तो इनके क्रिस्टलाइजेशन से अपने को जो एडिशन कंपाउंड मिलेगा वो होगा कि AgCN का होल ट्वाइस पोटेशियम डाइसाइनोएर्जेंटेट। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, जब 2 और मोर कंपाउंड को अपन एक फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इनके एवपोरेशन से जो नए क्रिस्टल मिलेंगे वो नए क्रिस्टल के सब्सटेंस ही कहलाते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड जो है वो सेम दिखने में होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह। अब एक्वस सॉल्यूशन के बेसिस पर अपन एडिशन कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ aqueous solution, addition compounds are divided into 2 parts, that is double salt and another one is complex compound। इन्हीं को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड को अपन ने फर्दर क्लासिफाई कर दिया 2 सब पार्ट में, डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इनको अपन एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। डबल सोल्ट में सबसे फर्स्ट salt from which they are obtained present in equimolar ratio। complex compound, salts from which they are obtained may or may not be present in इक्विमोलर रेशियो। अब अपने को समझना है डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं अपन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यहाँ पर एडिशन कंपाउंड में ये जो 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, ऊपर के जो दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ये वाले एग्जाम्पल हैं डबल सोल्ट के, और नीचे वाले जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। तो फर्स्ट डिफरेंस अपने को क्या बता रहा है यहाँ स्टूडेंट की, डबल सोल्ट है। डबल सोल्ट में जिन भी कंपाउंड को आप मिक्स करोगे उनका मोलर रेशियो इक्वल होगा। जैसे पोटास अलम के अंदर अपन 1 मोल पोटेशियम सल्फेट मिक्स कर रहे हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। सेम डिटो इसी तरीके से मोहर सोल्ट के अंदर अपन 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट मिक्स कर रहे हैं 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट के साथ। जबकि दूसरी साइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने को कह रहा है कि
इनके अंदर जो भी सॉल्ट आप मिक्स करोगे उनमें उनका मोलर रेशियो मींस उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस एग्जांपल के अंदर अपन ने KCN के 4 मोल और FeCN का होल ट्वाइस है उसके 1 मोल को मिक्स कर रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है KAgCN का होल ट्वाइस, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, इसके अंदर अपन KCN के 1 मोल को मिक्स कर रखा है AgCN के 1 मोल के साथ। तो यहां पर इनका मोलर रेशियो इक्वल है, जबकि ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर मोलर रेशियो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट डबल सॉल्ट के अंदर अपने को बताना है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने को कह रहा है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड as well as aqueous state। डबल सॉल्ट के लिए अपने को कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करते हैं केवल सॉलिड स्टेट में, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड के साथ साथ एक्वस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट जो स्टेबल रहेंगे वो केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहेंगे। मींस जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे कंप्लीटली। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने को कह रहे हैं कि सॉलिड और एक्वस स्टेट दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मींस दोनों स्टेट में स्टेबल रहते हैं। मींस जब सॉलिड में तो ये डिसोसिएट बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसी तरीके से जब आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे मींस इनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसमें भी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है डबल सॉल्ट के अंदर दे dissociate completely on dissolving in water। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने को कह रहे हैं दे डू नॉट dissociate, they does not dissociate completely on dissolving in water। डबल सॉल्ट के अंदर अपने को कह रहा है कि जब डबल सॉल्ट को अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं मींस जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डबल सॉल्ट के बारे में पहले अपन समझते हैं कि पोटास अलम है। इस पोटास अलम को आप जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ से ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट से आयन रिलीज होंगे, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। मींस
डबल सोल्ट है वो कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गए, आयनाइज हो गए, ब्रेक हो गए। सेम डिटो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है डबल सोल्ट का, मोर सोल्ट। मोर सोल्ट को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो इसके डिसोसिएशन से जो आयंस रिलीज होंगे, Fe2 पॉजिटिव, फेरस आयन, सल्फेट आयन और अमोनियम आयन। फिर अपने को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कह रहा है कि इनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल K4FeCN6, K4FeCN6, इसका अपन ने जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो इसके डिसोसिएशन से आयन जो निकले, एक तो सिंपल आयन और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन K+ एंड FeCN6 नेगेटिव। मींस यहां आप देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट अपने Fe2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयन का टेस्ट नहीं दे रहा, मींस ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम डाइसाइनोअर्जेंटेट KAgCN का होल ट्वाइस। इसका अपन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये डिसोसिएट होगा सिंपल आयन K+ के अंदर एंड कॉम्प्लेक्स आयन AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। मीन्स जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये अपने सिल्वर आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं दे रहा है, मींस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुई। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है डबल salt produce 3 ions on dissolve in water, that is 2 cation and 1 anion। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने को कह रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस 2 ions on dissolve in water, that is 1 cation and 1 anion। अब इन डिफरेंस को समझें। डबल सोल्ट में अपने को कह रहा है कि डबल सोल्ट का आप जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो वहां से जो है आपको 3 आयन मिलेंगे, जिसमें 2 तो कैटायन होंगे और 1 एनायन होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें 2 तरीके के आयन मिलते हैं, जिसमें 1 तो कैटायन और 1 एनायन। जैसे फॉर एग्जांपल डबल सोल्ट पोटास अलम,
इसको आपने जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ से आपको 3 तरीके के आयन मिल रहे हैं, जिसमें 2 तो कैटायन मिले और एक एनायन मिला। सेम इसी तरीके से डबल सोल्ट मोर सोल्ट के अंदर आपको 2 कैटायन Fe2 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, जबकि एक एनायन सल्फेट आयन मिल रहा है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपने को कह रहा है इनके डिसोसिएशन से आपको 2 तरीके के आयन मिलते हैं, जिसमें एक तो कैटायन होगा और एक एनायन। जैसे K4FeCN6 के डिसोसिएशन से आपको एक तो कैटायन मिल रहा है, सिंपल कैटायन, और कॉम्प्लेक्स एनायन। सेम इसी तरीके से KAgCN का होल ट्वाइस, इससे भी आपको 2 तरीके के आयन मिल रहे हैं, K+ और AgCN2 नेगेटिव। फिर लास्ट डिफरेंस है डबल सोल्ट loss their identity when dissolve in water। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अपने को कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो इस वाले डिफरेंस को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अपने को कह रहा है डबल सोल्ट को आप जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। मींस आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब है कि डबल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि डबल सोल्ट ने अपने सभी आयन का टेस्ट दे दिया। कि जैसे पोटास अलम को आप देख रहे हो तो पोटास अलम में यहां से ये अपने सभी आयन का टेस्ट दे रहा है, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। ऐसे ही डबल सोल्ट मोर सोल्ट अपने सभी आयन का टेस्ट दे रहा है, फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। मींस इसने अपने सभी आयंस का टेस्ट दे दिया, मींस इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, मींस ये अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे K4FeCN6, तो आप यहां से देख रहे हो कि अपने को एक कॉम्प्लेक्स एनायन मिला है FeCN6 नेगेटिव, तो यहां से इसने अपने Fe2 पॉजिटिव और Ca नेगेटिव आयन का टेस्ट नहीं दिया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की AgCN का होल ट्वाइस, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनायन अपने को मिला AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। मींस यहां से इसने अपने सिल्वर आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं दिया, मींस इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की। ये डिफरेंस है डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। अब जैसा आप चैप्टर का नाम पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मींस पूरे चैप्टर में आगे चलकर आपको डिटेल में पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिनको दूसरे नाम से अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आगे पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन किस तरीके से होता है और इनके डिसोसिएशन से अपने को किस प्रकार के आयंस मिलते हैं। तो नेक्स्ट अपन समझ रहे हैं कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन होगा तो अपने को किस तरीके से आयंस मिलेंगे।
तो इसके लिए अपन सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि FeCN6 इसको अपन जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं, मींस जैसे ही अपन इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही इसका डिसोसिएशन होगा। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन अपन किस तरीके से करते हैं वो बात समझते हैं। छोटी क्लास में आप पढ़कर आए हो, जैसे NaCl है तो यहाँ सोडियम के 1 एटम, क्लोरीन के भी 1 एटम, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता। तो इसी तरीके से इस स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ अपन ने मान लिया 1, तो मीन्स यहाँ जब अपन देखते हैं तो सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो सेम डिटो इसी तरीके से इस पोटेशियम की वैलेंसी 1 और इस स्क्वायर ब्रैकेट की वैलेंसी 4। तो यहां से अपन ने लिखा कि पोटेशियम की वैलेंसी 1, ये अपन पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेज में, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता। जैसे सोडियम आयन लिखते हैं तो अपन केवल Na+ लिखते हैं, न कि +1 चाहे अपन यहाँ लिखें या ना लिखें। पोटेशियम, फिर इसके बाद है FeCN6, इसकी वैलेंसी 4। जनरली होता है फर्स्ट, पहले जो आयन होगा वो होगा कैटायन, इसके बाद होता है एनायन। इस तरीके से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन करते हैं। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो पोटेशियम की 4 एटम है तो अपन ने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मींस यहां से जब अपन देख रहे हैं जैसे ही इसको बैलेंस करेंगे तो इनका जो चार्ज है, चार्ज भी आपस में इक्वल हो जाएगा, 4+ और 4-। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जब डिसोसिएशन होगा तो आपको सिंपल कैटायन या फिर कॉम्प्लेक्स एनायन मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है CONH36Cl3। सेम डिटो एग्जांपल फर्स्ट की तरह इस स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ अपन ने मान लिया 1, तो स्क्वायर ब्रैकेट की वैलेंसी हो गई 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, CONH36 इसकी वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1 लिखना आपको बताया है, कोई जरूरी नहीं है। पहले जो होता है वो होता है पॉजिटिव, उसके बाद में जो होगा नेगेटिव। क्लोरीन के 3 एटम है तो अपन ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3+ और 3-। तो इसके डिसोसिएशन से अपने को कॉम्प्लेक्स तो कैटायन मिला है और सिंपल एनायन मिला है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, नेक्स्ट एग्जांपल है CONH36CrCN6। इस तरीके से अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल मिले तो इनका डिसोसिएशन अपन बिल्कुल हटकर करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि राइट साइड वाले स्क्वायर ब्रैकेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उस ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसका हाफ कर देंगे। अभी जो एग्जांपल अपन समझ रहे हैं वो इवन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए समझ रहे हैं। जैसे इधर अपन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं X, Cn पर चार्ज होता है Cn नेगेटिव है तो Cn नेगेटिव, तो इसका चार्ज हो गया -1। 6 एटम है, 6 मॉलिक्यूल है
तो मल्टीप्लाई बाई 6, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल 0, तो यहां से x इक्वल आ गया +6। अब अपन केवल इवन नंबर के लिए एक बार पढ़ रहे हैं, आगे चलकर ओड नंबर के बारे में भी पढ़ना है। तो इस 6 का अपन हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो 3 और 3, उस 3 को अपन एक 3 को पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट पर और दूसरे 3 को दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट पर लिख देंगे। CONH36 CrCN6, एक 3 इस पर लिख दिया, दूसरा 3 इस पर पहले होता है पॉजिटिव, बाद वाले पर नेगेटिव। तो इस तरीके से अपन ने इसका डिसोसिएशन किया है। एक बार इसको दोबारा देखेंगे। इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ मिले आपको तो राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अभी इवन के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिले उसका हाफ कर देना है। जैसे 6 मिला तो 3 और 3 लिख दिया, 4 मिलता तो 2 और 2 लिखते। और इस तरीके से अपन ने डिसोसिएशन किया, तो यहां से अपने को मिला है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ये जो 3 एग्जाम्पल है, इस तरीके से अपन किन्हीं भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिसोसिएशन से आपको 3 तरीके से आयन मिल सकते हैं, या तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन मिलेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन मिलेगा, और या फिर दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन होगी। कभी भी एक साथ आपको सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन नहीं मिलेंगे। ऐसा जो होता है वो तो डबल सॉल्ट के लिए होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा है पोटास अलम का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो इसके डिसोसिएशन से अपने को पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन मिले थे। तीनों के तीनों आयन यहाँ सिंपल आयन है। ये दोनों सिंपल कैटायन है और ये सिंपल एनायन। तो दोनों के दोनों सिंपल कैटायन और एनायन अपने को डबल सॉल्ट में मिलते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आयन तो आपको जरूर कॉम्प्लेक्स मिलना ही मिलना है, या फिर दोनों आयन भी आपको कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं। इसके बाद अपन कुछ बेसिक बातें समझेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए मिलते हैं। तो जो कुछ भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिले उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर और एंटिटी। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की साइड जो कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले उसको अपन बोलते हैं आयनिक स्फीयर और जनरली आयंस भी बोलते हैं। पहले जो लिखा हुआ है वो तो होगा कैटायन, अगर बाद में लिखा हुआ है कोई एटम तो वो होगा एनायन। फिर इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर यहां पर आपको जो कुछ भी लिखा हुआ मिले ये कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहां पर आपको ब्रैकेट या फिर विदाउट ब्रैकेट में
जो कुछ भी एटम या मॉलिक्यूल लिखे हुए मिलते हैं ये सब कहलाते हैं लिगेंड्स। एक बार दोबारा अपन समझेंगे। इस तरीके से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिले वो स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है कोऑर्डिनेट स्फीयर या फिर एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की साइड जो लिखा हुआ मिलते हैं वो कहलाते हैं आयनिक स्फीयर। अगर पहले लिखा हुआ है तो कैटायन, बाद में लिखा हुआ है तो एनायन। या आयनिक स्फीयर को अपन जनरली आयंस भी बोलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आयंस आपको लिखे हुए मिले, आयंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो कुछ भी एटम आपको लिखे हुए मिले वो होंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसके बाद इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ ब्रैकेट या फिर विदाउट ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है वो कहलाते हैं लिगेंड्स। अब फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि Fe4FeCN6, तो जो ये यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हो गया कोऑर्डिनेट स्फीयर। आयंस हो गया पोटेशियम और ये आयन कौन सा हो गया कैटायन। आप डिसोसिएशन से देख रहे हो कि प्लस आया है कैटायन है। फिर इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम हो गया Fe, लिगेंड्स हो गए Cn। टोटल कितने लिगेंड है 6। सेम इसी तरीके से इधर जब अपन देखते हैं तो ये जो कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आपको मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की साइड जो है वो होते हैं आयंस। अब बाद में लिखा हुआ है तो आयंस होगा एनायन। इसी जब आपने ये बात आप यहाँ नोटिस भी कर रहे हो, जब इसका डिसोसिएशन कर रहे हो तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आया है मींस एनायन हो गया। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, लिगेंड है NH3। इसी तरीके से इन एग्जाम्पल को अपन देखते हैं तो जैसे मान लीजिए इनके अलावा एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हुआ मिले NiCO4, ये है कोऑर्डिनेट स्फीयर। सेंट्रल मेटल एटम हो गया निकल, लिगेंड हो गए CO। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आयंस प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अपन कुछ बेसिक टर्म डेफिनेशन समझेंगे सेंट्रल मेटल एटम की और लिगेंड्स की। नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन is that which accept lone pair of electron from ligands in its vacant orbitals of almost same energy and behave as लुईस एसिड। तो सेंट्रल एटम, मेटल एटम और आयन क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कहां से एक्सेप्ट करते हैं?
लिगेंड से। लिगेंड इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से ही ये बिहेव करते हैं किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह। तो एक बार दोबारा सुनेंगे, सेंट्रल मेटल एटम होगा वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। अब अगर इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है, तब ऐसी कंडीशन में अपन इसको सेंट्रल मेटल एटम कंसिडर करेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आए तो अपन इसको बोल देते हैं सेंट्रल मेटल आयन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तब ऐसी कंडीशन में ये कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आ जाए तो ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन। जनरली सेंट्रल मेटल एटम और आयन होते हैं ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक मेटल्स, या फिर एनी अदर मेटल्स भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन अपन समझेंगे लिगेंड्स के बारे में। Ligands are those molecules or atom which donate its lone pair of electron towards central metal atom and form coordinate bond with it. They behave as लुईस बेस। अब अपन समझेंगे लिगेंड्स के बारे में। तो देखो, लिगेंड्स इस तरीके के मॉलिक्यूल या एटम होंगे जिनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। और ये एटम और मॉलिक्यूल्स अपने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, और जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। इनको अपन ऐसे एटम और मॉलिक्यूल को बोलते हैं अपन लिगेंड। अब इसके बाद अपने को कह रहे हैं लिगेंड बिहेव करते हैं लुईस बेस की तरह। अब ये लुईस बेस की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। जबकि सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों कर रहा था? क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जनरली लिगेंड्स जो होते हैं, जनरली लिगेंड या तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एनायंस होते हैं। लिगेंड्स जनरली या तो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एनायंस। फॉर एग्जांपल, पोलर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो जिस तरीके से NH3 नाइट्रोजन पर यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी तरीके से H2O ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आप क्लास 11th में पढ़कर आए हो, दोनों की दोनों मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है,
NH3 पिरामिडल शेप हो गई इसकी। यहाँ नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से H2O की शेप बेंट और वी शेप। यहाँ ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से लिगेंड जो है एनाइंस भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा Cl नेगेटिव, तो ये एक एनाइन हो गया। Cn नेगेटिव, ये भी एक क्या है, एनाइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपने को कह रहा है द एटम थ्रो विच ligand donate its lone pair of electron is known as coordinating site, और जनरली अपन इसके लिए साइट वर्ड भी बोलते हैं। लिगेंड्स का जो एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो उसकी कहलाती है साइट या फिर कोऑर्डिनेटिंग साइट। तो NH3 में कोऑर्डिनेटिंग साइट हो गई नाइट्रोजन। इसी तरीके से H2O के अंदर कोऑर्डिनेटिंग साइट हो गई ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड में सबसे फर्स्ट है मोनो डेंटेट, या फिर इसी को अपन बोलते हैं यूनी डेंटेट ligand। Such type of ligands have one donor atom that means only one site। साइट से मतलब है कोऑर्डिनेटिंग साइट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ओनली वन साइट कैन बी यूज्ड एट ए टाइम। तो मोनोडेंटेट लिगेंड या फिर यूनिडेंटेट, जैसा अपने को नाम से ही पता करना है। मोनो मीन्स वन, डेंट मतलब दांत, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास एक डोनर एटम होता है, ऐसे लिगेंड को अपन बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। और एट ए टाइम केवल आप इसकी एक साइट ही यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए NH3। NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसको अपन यहाँ इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अमोनिया अपने को नहीं बोलना है। NH3 यहाँ कहलाएगा एमीन, डबल एम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O। H2O के अंदर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन एट ए टाइम आप केवल इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस केवल एक ही साइड यूज कर सकते हो। तो ये भी एक
क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। यहां ध्यान रखोगे H2O को अपन पढ़ेंगे एक्वा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव। यहाँ क्लोरीन एटम पर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 साइट है, लेकिन एट ए टाइम अपन केवल इसकी एक ही साइट यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। जैसे जैसे आगे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे इनके एग्जाम्पल भी पढ़ते जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि H2O और Cl नेगेटिव में ऑक्सीजन एटम की एक ही एट ए टाइम एक ही साइट क्यों यूज हो रही है। सेम इसी तरीके से क्लोराइड के अंदर Cl नेगेटिव की क्लोरीन एटम की एक ही साइट एट ए टाइम यूज क्यों हो रही है। तो हमेशा आपको ध्यान रखने की बात है, जब दो साइट के बीच मीन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच 2 एटम का गैप होता है, तभी आप उसकी साइट एक साथ क्या कर सकते हो, एट ए टाइम दोनों की दोनों साइट यूज कर सकते हो। जब 2 एटम जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच भी 2 एटम का गैप हो, तो ही आप उनकी दोनों साइट दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ यूज कर सकते हो। H2O के अंदर दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइट एक ही एटम पर प्रेजेंट है, तो मींस इनके बीच 0 एटम का गैप हो गया, तो एट ए टाइम आप केवल एक ही साइट यूज कर सकते हो। इसी तरीके से Cl नेगेटिव के अंदर चारों की चारों साइट एक ही एटम पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी चारों साइट के बीच 0 एटम का गैप हो गया, तो एट ए टाइम आप केवल एक ही साइट यूज कर सकते हो। 2 या फिर उससे ज्यादा साइट एक साथ यूज कब होंगी, जब उन साइट के बीच 2-2 एटम का गैप हो। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है बाई डेंटेट, या फिर इसी को अपन बोलते हैं डाई डेंटेट लिगेंड्स। Such type of ligands have 2 donor atoms that means both sides can be used at a time। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं। 2 डोनर एटम मतलब 2 साइट, और दोनों की दोनों साइट आप एट ए टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर एक लोन पेयर एक साइड इस नाइट्रोजन एटम पर, दूसरा साइड जो है दूसरा लोन पेयर इस नाइट्रोजन एटम पर। अब ये जो दोनों साइड है आप चाहो तो एक साथ यूज कर सकते हो एट ए टाइम, क्योंकि दोनों साइड के बीच 2 कार्बन का डिफरेंस आ गया, गैप आ गया। तो आपको बताया था अगर 0 और 1 का गैप होगा तो आप एट ए टाइम दोनों साइड एक साथ यूज नहीं कर सकते। एट ए टाइम दो साइड एक साथ यूज कब होगी, जब उनके बीच 2 एटम का गैप हो। तो यहाँ 2 कार्बन एटम का गैप होने की वजह से आप दोनों साइड को एक साथ यूज कर सकते हो। इसको अपन बोलेंगे इथाइलिन डाई एमीन। यहां ध्यान रखना है एमीन में सिंगल एम है, और इथाइलिन डाई एमीन को अपन इंडिकेट करते हैं EN से। अब आगे पढ़ने से पहले अपने को यहाँ कुछ बात
एक इंपॉर्टेंट बात जो आगे अपने को आईयूपीएसी नेम में काम में आनी है। NH3 है, NH3 कहलाता है एमीन। अगर आपको इस तरीके से, ये तो हो गया NH3 नाइट्रोजन पर एक साइड है, ये तो एमीन हो गया। अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिले NH2 और एक वैलेंसी फ्री, जैसे यहाँ NH2 और उसके साथ एक फ्री वैलेंसी, या फिर इस तरीके से लिखा हुआ मिले NH और दो वैलेंसी फ्री, या फिर नाइट्रोजन के एटम की तीनों वैलेंसी फ्री, तो तीनों कंडीशन में ध्यान रखना कि इसका नाम भी होगा एमीन, लेकिन इसमें इधर सिंगल एम आ रहा है, जबकि NH3 में क्या आ रहा है, डबल एम। तो CH2 तो हो गया इथाइलिन, NH2 का नाम अपने लिखा है एमीन, दो NH2 है तो डाई एमीन, CH2 इथाइलिन, फिर NH2 है एमीन, दो एमीन है तो डाई एमीन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इन दोनों ऑक्सीजन एटम पर एक एक साइट प्रेजेंट है। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, दोनों साइड के बीच वापिस से दो एटम का डिफरेंस आ गया, मींस चाहो तो आप दोनों साइड एट ए टाइम यूज कर सकते हो। इसी को अपन शॉर्ट में लिखते हैं C2O4 -1 मीन्स 2 नेगेटिव। स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया, फॉर्मूला C2O4 2 नेगेटिव, ये कहलाएगा ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट को अपन इंडिकेट करेंगे OX से। नेक्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2NH2। ये भी एग्जांपल है बाइडेंटेट लिगेंड का। एक साइट प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पर, दूसरी साइट प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम पर, दोनों साइड के बीच दो कार्बन एटम का डिफरेंस हो गया, मींस दोनों साइड आप चाहो तो एट ए टाइम यूज कर सकते हो। ये कहलाता है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट को इंडिकेट करेंगे अपन GLY से। अब ये ग्लाइसिनेट हाफ पोर्शन तो किसका है, ऑक्जेलेट का, और हाफ पोर्शन है इथाइलिन डाई एमीन का। ये हाफ पोर्शन और ये वाला हाफ पोर्शन मिलकर बना रहे हैं ग्लाइसिनेट। अब बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड होते हैं टू टाइप्स के, इनको अपन फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट है होमो बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो होमो बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे, होमो बाइडेंटेट लिगेंड्स आर दोज in which both donor atoms are same. नेक्स्ट है हेट्रो बाइडेंटेट लिगेंड्स। Heterobidentate ligands are those in which both donor atoms are different। तो यहां पर अपन ने बाइडेंटेट के 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो ऊपर वाले दोनों के दोनों एग्जाम्पल है होमो बाइडेंटेट
लिगेंड्स के, होमो मीन्स सेम, बाइडेंटेट मीन्स दोनों डोनर एटम क्या हो, सेम। जैसे इथाइलिन डाई एमीन में दोनों के दोनों डोनर एटम है नाइट्रोजन, सेम इसी तरीके से ऑक्जेलेट के अंदर दोनों के दोनों डोनर एटम है ऑक्सीजन, मीन्स दोनों डोनर एटम सेम हो गए, तो ये कहलाएंगे होमो बाइडेंटेट लिगेंड। जबकि थर्ड वन जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हेट्रो बाइडेंटेड लिगेंड्स का। हेट्रो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब आपको बताया है जिसमें दोनों के दोनों डोनर एटम डिफरेंट होंगे, मींस ग्लाइसिनेट के अंदर एक डोनर एटम है ऑक्सीजन, जबकि दूसरा डोनर एटम है नाइट्रोजन। इसके बाद थर्ड टाइप है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड ligands. Such type of ligands have three donor atoms. That means all three sides can be used at a time। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गए जिसमें तीन डोनर एटम होते हैं। तीन डोनर एटम है मतलब तीन कोऑर्डिनेटिंग साइड, तीन लोन पेयर उसमें प्रेजेंट रहेंगे, और चाहो तो आप तीनों की तीनों कोऑर्डिनेटिंग साइड आप एक साथ एक ही टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें बाइडेंटेड लिगेंड में, अपन ने एग्जांपल पढ़ा था इथाइलिन डाई एमीन का, सेम उसी तरीके से अपने को ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बनाना है। इथाइलिन हो गया CH2CH2, फिर इथाइलिन डाई एमीन, एमीन मीन्स नाइट्रोजन एटम और उसके साथ अपन ने अटैच कर रखे थे हाइड्रोजन NH2, तो इसको अपन लिख देंगे मर्ज करके NH2, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन पर साइड है, सेम डिटो ऐसे ही इधर एक साइड इस नाइट्रोजन एटम पर है। अपन ने किया क्या है, यहाँ से नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री कर दी, और यहाँ से इस नाइट्रोजन की जो वैलेंसी फ्री की है यहाँ पर फिर से अपन ने एक इथाइलिन अटैच कर दिया CH2CH2, और इससे अपन अटैच कर देते हैं एक एमीन NH2, और इसको अपन ने मर्ज करके लिख दिया NH। यहाँ इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड प्रेजेंट है। अब इस एग्जांपल में देखिए तीनों साइड के बीच आपस में दो दो कार्बन एटम का गैप, मींस आप तीनों की तीनों साइड एक साथ यूज कर सकते हो। ये अब इसका अपन नाम लिखते हैं इथाइलिन। ये इथाइलिन मींस दो इथाइलिन है, तो दो इथाइलिन के लिए डाई इथाइलिन। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये एमीन, ये एमीन, ये एमीन, सभी एमीन सिंगल एम वाले, मींस तीन एमीन है तो ट्राई एमीन। अब इथाइलिन डाई एमीन को अपन इंडिकेट करते हैं EN से, तो डाई इथाइलिन ट्राई एमीन को इंडिकेट करेंगे डाई EN से। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप है
टेट्रा डेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स नाम से ही अपने को पता चल रहा है, इसमें 4 डोनर एटम होंगे। 4 डोनर एटम होंगे मीन्स चारों की चारों साइड अपन एक साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने इथाइलिन डाई एमीन से डाई इथाइलिन ट्राई एमीन बनाया है, वैसे ही अपन सेम डिटो टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल यहाँ बनाते हैं। इथाइलिन हो गया CH2 डाई एमीन मीन्स इससे अपन ने 2 नाइट्रोजन अटैच कर रखे हैं। NH2 इधर ये NH2, इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड, इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड। यहां से अपन ने इस एमीन की एक वैलेंसी फ्री करके इथाइलिन अटैच कर दिया। इससे कंटिन्यू फिर से अपन ने एक एमीन अटैच कर दिया NH2। यहां से अपन ने फिर से इसकी एक वैलेंसी फ्री की, फिर से यहां पर अपन एक इथाइलिन अटैच कर देते हैं CH2 और इससे अटैच कर दिया एक एमीन। यहां इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड, इधर इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड, ये मर्ज होकर हो जाएगा NH। इसको अपन ने इस तरीके से मर्ज करके लिख दिया NH। अब देखिए यहां पर एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, सभी साइड के बीच 2-2 एटम का डिफरेंस। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, 2-2 एटम का डिफरेंस है मीन्स चारों की चारों साइड अपन एक साथ यूज कर सकते हैं। अब वापिस से इसका अपन नाम लिखते हैं, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन मीन्स ट्राई इथाइलिन। 1 एमीन, 2 एमीन, 3 एमीन, 4 एमीन, 4 के लिए हो गया टेट्रा एमीन, सिंगल एम वाले एमीन। डबल एम वाला एमीन होता है NH3। इसके अलावा कोई भी अगर नाइट्रोजन के साथ साइड प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा केवल सिंगल एम एमीन। अब डाई इथाइलिन को, ट्राई एमीन को डाई एन से इंडिकेट करते हैं, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन को इंडिकेट करेंगे ट्राई इन से। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है पेंटा डेंटेट लिगेंड्स। पेंटा डेंटेट लिगेंड्स, पेंटा डेंटेट लिगेंड्स सेम डिटो ट्राई टेट्रा की तरह 5 डोनर एटम होंगे और पांचों की पांचों साइड अपन एक टाइम एक साथ यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए अपन एग्जाम्पल समझते हैं। CH2 NH2 NH2। यहां इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड, इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड, इथाइलिन डाई एमीन। अब इसी एग्जाम्पल से अपने को पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन के इस वाले एटम की दोनों वैलेंसी फ्री कर दी, इधर वाले इस साइड से वैलेंसी फ्री कर दी इस नाइट्रोजन एटम की। अब आप आगे जैसे जैसे जाओगे वैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड के बारे में पढ़ोगे। CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसी एसिटिक एसिड से
अपन एक आयन का फॉर्मेशन करते हैं CH3COO नेगेटिव। ये आयन कहलाता है एसीटेट। स्ट्रक्चर हो गया कार्बन 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 के साथ अटैच है 3 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये सेकंड वाला कार्बन, इससे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और उस पर नेगेटिव चार्ज। ये एसीटेट आयन है। अब इस एसीटेट आयन की जहां जहां अपन ने वैलेंसी नाइट्रोजन एटम की फ्री की है वहां पर अटैच कर देते हैं इस एसीटेट आयन को। तो एसीटेट आयन को अटैच करने के लिए इसकी अपने को एक वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी। तो यहां से मैंने इसकी एक वैलेंसी फ्री की, तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसी तरीके से यहां एक एसीटेट आयन जोड़ देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक एसीटेट आयन अपन यहां जोड़ देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। जहां ध्यान रखना है कि अपन यहां जो हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं कार्बन के साथ, वो केवल और केवल इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जोड़ रहे हैं। इस हाइड्रोजन एटम का इनके नाम पर कोई भी फर्क नहीं होगा। CH3 है तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए था, CH2 अब हो गया तो भी अभी भी ये एसीटेट है। CH2 अपन ने क्यों किया? क्योंकि इस एसीटेट को अपन को यहाँ फ्री वैलेंसी से जोड़ना था, तो अपन ने एक वैलेंसी यहां से फ्री कर रखी है। अब इस ऑक्सीजन पर एक साइड, इस ऑक्सीजन पर एक साइड, इधर इस ऑक्सीजन पर एक साइड, तो टोटल साइड हो गई 1 2 3 4 5। सभी साइड के बीच दो दो एटम का गैप हो गया। ऐसे ही इधर इन दोनों साइड के बीच दो दो एटम का गैप, इन दोनों साइड के बीच दो दो एटम का गैप हो गए। मींस पांचों की पांचों साइड अपन एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब अपन इसका नाम लिखते हैं। CH2 हो गया इथाइलिन। ये एमीन दो एमीन मींस डाई एमीन। एक एसीटेट, ये दूसरा एसीटेट, ये तीसरा एसीटेट, ट्राई एसीटेट। तो नाम हो गया इसका इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। और इसको अपन इंडिकेट करेंगे EDTA3 नेगेटिव से। इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। टोटल चार्ज हो गया -1 मीन्स -3। इसके बाद लास्ट जो है एग्जाम्पल टाइप ऑफ लिगेंड, सॉरी लास्ट टाइप है हेक्साडेंटेट लिगेंड। यहां पर भी अपने को जैसा नाम से ही पता चल रहा है 6 डोनर एटम होंगे और 6 की 6 साइड अपन एक साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सेम ऊपर वाले एग्जांपल की तरह इथाइलिन हो गया CH2 डाई एमीन, ये डाई एमीन। अब इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड, इस नाइट्रोजन एटम पर एक साइड। तो इसको अपन ने हेक्साडेंटेट लिगेंड बनाने के लिए इस नाइट्रोजन एटम की दोनों वैलेंसी फ्री कर दी, इधर वाले नाइट्रोजन एटम की दोनों वैलेंसी फ्री कर दी और चारों जगह अपन ने वापिस से अटैच कर दिया एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव।
CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ इस ऑक्सीजन एटम पर एक साइड, इस ऑक्सीजन एटम पर एक साइड, इधर इस वाले ऑक्सीजन एटम पर एक साइड, इधर वाले ऑक्सीजन एटम पर एक साइड। तो टोटल साइड हो गई 1 2 3 4 5 6। सभी 6 साइड के बीच अपन जब देखते हैं तो यहाँ दो दो कार्बन एटम का डिफरेंस है। ऐसे ही इधर दो साइड के बीच वापस से दो कार्बन एटम का डिफरेंस, इधर दोनों साइड के बीच वापस से दो कार्बन एटम का डिफरेंस। मींस अपन चाहें तो इसकी 6 की 6 साइड अपन एक साथ एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। अब इसका अपन नाम लेते हैं। तो CH2 हो गया इथाइलिन, एक एमीन, ये दूसरा एमीन इथाइलिन डाई एमीन, एक एसीटेट, दूसरा एसीटेट, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब टोटल 4 एसीटेट। तो टेट्रा एसीटेट, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे EDTA4 नेगेटिव, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ये था इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। ट्राई है तो 3 नेगेटिव, टेट्रा एसीटेट है तो 4 नेगेटिव। और ध्यान रखने की बात है, केवल आपको EDTA लिखा हुआ मिलता है तो अपन ऐसी कंडीशन में कंसीडर करके चलेंगे टेट्रा एसीटेट को, न कि ट्राई एसीटेट को। अब यहीं से एक मोनोडेंटेट लिगेंड से रिलेटेड उसी का टाइप है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड।